So hello guys, my name is Mayank Sharma and today in this video we are having with us Basant Shorewala, and Basant will tell us about how you should prepare in these remaining 20 days of the DU LLB entrance. ठीक है, अभी तक DUET की डेट्स नहीं आई हैं, बट हम मान करके चलते हैं कि एग्जाम के लिए आपके पास अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 डेज का टाइम है। एंड इस लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन में आपको कैसे प्रोसीड करना है, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, ऑल ऑफ दिस विल बी नोन बाय द बसंत। ठीक है, सो बसंत विल शेयर हिज नॉलेज विद अस टुडे। सो बसंत, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट दिस? सो बेसिकली मैं माइंड के चैनल पे हूँ। बेसिकली आई गिव यू इंट्रोडक्शन माई सेल्फ। माय नेम इज बसंत शोरेवाला। I cracked DU LLB 2021 with a score of 254 within 2 months of preparation. So basically मयंक भाई ने मुझे बुलाया कि आपके बारे में बताऊं कि लास्ट के जो 20 डेज है, ऑल्दो अभी एडमिट कार्ड नहीं आया लेकिन अभी मेजरली सारे पेपर्स हो चुके हैं, तो एडमिट कार्ड आपका कभी भी आ जाएगा। सो बेसिकली 10-20 डेज जो हमारे पास बचे हैं उसमें आपको कैसे रिवाइज करना है, आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, आपको गाइडेंस क्या करनी चाहिए, कौन से टॉपिक्स आपको करने नहीं करने। सो मयंक मुझसे क्वेश्चन पूछते जाएंगे, मैं वैसे ही आपको आंसर देता रहूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो बसंत, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जो अब 20 दिन बचे हुए हैं, एक ऐसा आइडियल एस्पायरेंट जिसको अराउंड 2 महीने के करीब समय हो चुका है एंड जिसने अपना जो उसका बेसिक सिलेबस है वो उसने कर लिया है, उसने पॉलिटी कर लिया है, उसने लीगल कर लिया है, वो करंट भी कर ही रहा है। तो एक ऐसा स्टूडेंट जो बेसिकली एक आइडियल स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट होता है, आप उसको क्या सलाह देना चाहिए कि वो इस समय पर क्या करे और क्या ना करे? सो बेसिकली मैं ये कहूँगा कि अगर आपने मयंक भाई के साथ पूरे साल तैयारी की है तो आपकी 90 to 80% सिलेबस तो हो ही चुका होगा। बाकी 10% सिलेबस तो देखो करंट अफेयर्स है, वो आपका कभी भी खत्म नहीं होने वाला, उसकी कोई लिमिट तो है नहीं। बेसिक स्ट्रैटेजी जो मैं आपको इंपॉर्टेंट दूंगा कि आपके पास डेली अभी 10-20 दिन आर्ट लिए हैं, तो डेली आप एक मॉक टेस्ट फॉलो करो और डेली आप एक प्रीवियस ईयर ऐप से कहीं से भी आप देखो, डाउनलोड करो, उसे सॉल्व करो और बेसिकली उसको एनालाइज करो कि मेरे पास कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें मुझे वर्क करना है, कौन से टॉपिक्स हैं जिनके मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा नॉलेज आ सकती है, और उनको आप रिवाइज करो और आप एक नोटबुक बना लो जिसमें आपको पता लगे कि ये मेरे वीक टॉपिक्स हैं, ये मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, एंड डेली उस पर वर्क करो। क्योंकि जो 20 डेज है ये मेक और ब्रेक डे है। बेसिकली आपने जो पढ़ रखा है स्टैटिक पोर्शन, लीगल पोर्शन, पॉलिटी का, वो आप रिवाइज करो बार बार, क्योंकि बेसिकली जो लास्ट के 2 घंटे होते हैं एग्जाम के 10 से 12 के, वो आप एक क्रूशियल होता है। उसमें आपको याद करना है कि आपने जो सेक्शंस, आंसर्स, आर्टिकल्स जो पढ़े हैं वो आपको तब याद आए ना है, एंड रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। एंड दिस 20 डेज ऑल्दो आपको मैं गाइड कर ही रहे होंगे, आप हमेशा अपने इंपॉर्टेंट और स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करो, बिकॉज दैट द शॉर्ट आंसर टू योर की टू DU LLB। एंड इसी के साथ बसंत, आपने जैसे बताया मॉक स्ट्रेटेजी की एवरी स्टूडेंट शुड अटेम्प्ट मॉक। सो मॉक्स के अलावा इफ आई वुड से अबाउट द करंट अफेयर, बिकॉज कहीं ना कहीं बच्चे करंट को लेकर के ही कंफ्यूज रहते हैं, उनको ये नहीं पता चल पाता कि कितने महीने तक का करना है और कितने डेप्थ में जाकर के करना है। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस क्वेश्चन? सो करंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। आपके 15 to 25 क्वेश्चंस आ सकते हैं करंट अफेयर्स के। सो करंट अफेयर्स का ऐसा कि करंट अफेयर्स आपको कब तक याद करना है? करंट अफेयर्स आपको तब तक याद करना है जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आ जाता। करंट अफेयर्स कब से कब तक करना है? करंट अफेयर्स की ऐसी कोई लिमिट है नहीं, पिछले हफ्ते का भी, पिछले साल का भी, पिछले 2 साल का भी आ सकता है। लेकिन करंट अफेयर्स आपकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद करनी है, जो हम हमेशा लगाते हैं। करंट अफेयर्स आपको वही याद करने हैं जो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हो, जिसमें इंडिया फर्स्ट आ रहा हो, चाहे वो ओलंपिक इवेंट हो, कोई फैक्ट्स हो। सो आपको बेसिकली वो याद करना है जिसमें इंडिया की पॉजिटिव रैंकिंग इंप्रूव हो रही है। और करंट अफेयर्स को हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक होते हैं लीगल करंट अफेयर्स, जैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स और जूरिस की ओपिनियंस, लेटेस्ट लॉज जो चेंज हुए हैं, वो आपको याद करना है। वो तो अगर आप मयंक के साथ हैं तो पूरे साल आपको उसने कराए दिए होंगे। जो लिमिटेड है, आपको याद रखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट कौन सी है, वो जजमेंट से कौन से लॉ से रिलेटेड है। जजमेंट वो याद करनी है जो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हो। फॉर एग्जाम्पल अर्नब गोस्वामी की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभी दिल्ली हाई कोर्ट की मैरिटल रेप, उनकी गाइडलाइंस बेसिकली, और जो मोहम्मद जुबैर का बेल से रिलेटेड प्रोविजंस है, बेल आपकी CRPC में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आपको याद रखना है जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, हमारे जो जजेस हैं, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, हमारे प्रेसिडेंट हो गए,
उनसे रिलेटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आप ऐसे रिलेट कर लो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है। अभी इलेक्शन हुए तो इलेक्शन से आप याद करो इलेक्शन में कौन कौन से लोग प्रेसिडेंट के लिए वोट देते हैं, कौन से वाइस प्रेसिडेंट के लिए देते हैं। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर धनखड़, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनको कितनी वोट्स, इतना डीप में मत जाओ कि उनको कितने वोट्स मिले, लेकिन ये याद करो कि उनको कौन सी पार्टी ने वोट किया और वो किस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन कोरिलेट विद अ नॉन कंट्रोवर्शियल। एंड फॉर स्टैटिक जीके पार्ट आपको क्या याद करना है, मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें विनर्स कौन थे, अगला कब है, इस बार पिछला कब था, इंडिया के कितने मेडल्स आए, और इंडिया के जो अवार्ड्स हैं बेसिकली फिल्म फेयर, पद्म भारत, पद्म विभूषण, भारत रत्न किसको मिला, किस फील्ड में था, अर्जुन अवार्ड जो अभी नाम चेंज हुआ है, खेल रत्न अवार्ड का राजीव गांधी का, उसका नया नाम क्या है, किसको मिला, और इवेंट्स आपको वो याद करने जिसमें इंडिया नंबर 1 आया है। फॉर एग्जाम्पल नीरज अरोड़ा थ्रो में नंबर 1 आए हैं, वो आप याद करो। जो मेजरली जहाँ पे इंडिया ने पॉजिटिव एक्सपेक्ट दिखाया है। और मैं एक इंपॉर्टेंट मास्टर गाइड आपको ये दूंगा जो कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 370, राम मंदिर, दीज आर द कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स जो कोई भी एग्जाम सेट करने वाला अवॉइड करेगा। दैट इज वाई मैं आपको वो कहूंगा हमेशा वो एक्सपेक्ट याद करो जो पॉजिटिव हो और जिसको हाई रैंकिंग दे। और जनरल नॉलेज आपने, मैं आपको जो मास्टर गाइड दूंगा, एक मैं नाम ले रहा हूँ, विजन आईएएस, लॉर्ड डाइजेस्ट, दृष्टि आईएएस और सहज सर की वीडियोस और फिनोलॉजी दीजिए। ये मंथली एक ब्रीफ, आपको एक मंथली ब्रीफ बताते हैं कि कौन से मंथ में ब्रीफ क्या हुआ। तो मैं आपको कहूंगा आप अपने फ्री टाइम में आप इनकी वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए जो लगता है इम्पोर्टेंट है, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप अपनी लीगल पॉलिटी को छोड़ के पूरा फोकस करंट अफेयर्स पे मत दीजिए, क्योंकि आपका 80 करंट अफेयर्स छोड़ के 80% पेपर वो है जो आपकी प्रीवियस प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। दैट इज वाई अगर आपने करंट अफेयर्स किया, नो डाउट इट विल गिव इन एज, लेकिन इन 10-20 दिन में रिवीजन ऑफ स्टैटिक पार्ट दैट इज पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पेरेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली अगर मैं इसको समराइज करूं तो बसंत ने बताया कि आप जब का एडमिट कार्ड आएगा जब तक आपको आपका करंट अफेयर करना है, तो कई बार बसंत क्या होता है कि बच्चे गैस करना स्टार्ट कर देते हैं कि जैसे कि पेपर तो अगस्त में सेट हो गया होगा या फिर सितंबर में सेट हो गया, तो उसके बारे में आप क्या बोलोगे? तो देखो बेसिकली ये अगर अगस्त में सेट हुआ या अक्टूबर में भी हो गया, सो बेसिकली ये है कि ऐसे आपको रिसेंट एकदम से नहीं पूछेंगे, और ये भी तो आपका है नहीं कि एक महीने के 10 क्वेश्चन एक ही महीने के होंगे। सो बेसिकली आप न्यूज़पेपर पढ़ो, द हिंदू का एडिटोरियल पार्ट पढ़ो, ऊपर आप फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ो, आपको पता लग जाए क्या क्या है, एडिटोरियल पढ़ो, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी हो जाएंगे, आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी भी हो जाएगी। तो आप करो न्यूज़पेपर, नो डाउट न्यूज़पेपर पढ़ो, नो डाउट, लेकिन वो आपका मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का ज्यादा नहीं होना चाहिए एक दिन में फॉर करंट अफेयर्स ऑफ करंट न्यूज़पेपर। मैं आपको दोबारा वही बताऊंगा कि पेपर आपका पहले से डिसाइडेड है, 80 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन जो स्टैटिक पार्ट है। करंट अफेयर्स नो डाउट आपको एच देंगे, लेकिन पेपर आपको पास स्टैटिक पार्ट ही कराएगा। सो इसी के बाद एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है अबाउट द इंडियन पॉलिटी। अब आप लोगों को भी पता होगा कि ये फैक्ट है कि जो DU-LLB या फिर जितने भी लो एंट्रेंसेस होते हैं, जो मेगा लो एंट्रेंसेस होते हैं, स्पेशली DU-LLB, उसमें आप लोग देखेंगे तो मोस्टली क्या होता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट, सिविल सर्विस एस्पिरेंट होते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं दे आर वेल प्रिपेयर्ड विद द इंडियन पॉलिटी पार्ट, दे आर वेल प्रिपेयर्ड विद द करंट अफेयर। सो एंड एज वेल यू आर सीइंग फ्रॉम द पास्ट ईयर पेपर कि कहीं ना कहीं जो इंडियन पॉलिटिकल लेवल है एग्जाम को बहुत ऊंचा हो चुका है, समथिंग लाइक वेरी टेक्निकल, वेरी डिफिकल्ट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द एग्जाम। तो उन बच्चों को जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट है उनको कहीं ना कहीं एक एज होता है। तो एक ऐसा बच्चा जो कि सिविल सेवा के बैकग्राउंड से नहीं है या फिर जिसने सिंपल ग्रेजुएशन किया है और जिसने पॉलिटी अभी अभी स्टार्ट किया, वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट फील करता है कि बिकॉज ही इज हैविंग अ कंपटीशन विद द सिविल सर्विस एस्पिरेंट। सो उसको ये लगता है कि आई विल नॉट गेट सक्सीड, आई विल नॉट गेट गुड मार्क्स इन द इंडियन पॉलिटी एंड ऑल्सो although it is myth, ऐसा कुछ होता नहीं है। सो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द बसंत अबाउट दिस एंटायर सिनेरियो। सो बेसिकली सिविल सर्विस एक बहुत प्रेस्टिजियस सर्विसेज है। DU-LLB में आपको बहुत लोग मिलेंगे, नो डाउट उनका क्रैक होता भी है, लेकिन ऐसा है नहीं कि हमारे यहाँ 100 बच्चे हैं तो 90 सिविल एस्पिरेंट्स हैं।
और लोग भी हैं डाइवर्स बैकग्राउंड के Same. जो हैं, तो ऐसा कोई आप इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में मत जाओ कि सिर्फ ड्यू एस्पिरेंट्स सिर्फ एस्पिरेंट्स का ही होता है। बहुत बच्चों का होता है, बहुत लोग ऐसे भी हैं, जैसे मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था पॉलिटी का, लेकिन आपको याद करना है कि जो ड्यू के पॉलिटी है वो हमेशा आपसे इंपॉर्टेंट सेक्शन से पूछता है। नो डाउट उनके पास एज है, लेकिन ड्यू आपसे बिल्कुल ही डीप में पॉलिटी नहीं पूछता। आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थॉरली याद कर रखा है तो उससे कोई मैटर नहीं करता। आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन याद करने हैं, शेड्यूल्स याद करने हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स याद करने हैं। पार्ट 4 स्टेट प्रिंसिपल्स, इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा है, वाइस प्रेसिडेंट का कौन सा, इलेक्शन का कौन सा है, बेसिकली ये। और नो डाउट पॉलिटिक्स पॉलिटी उनका फोटे है, लेकिन बेसिक पॉलिटिक्स आपको भी आती है। आपने अगर पूरे साल रिवाइज किया है, मैं इनके साथ आपने कोर्सेज किए हैं, रिविजन वीडियोस किए हैं, तो दैट इज इनफ। अगर आपने पास के 10 ईयर 15 ईयर लगा रखे हैं तो दैट इज इनफ। बिल्कुल आपसे ड्यू ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप कॉन्स्टिट्यूशन याद करके आए। अगर आपका क्रैक होता है तो ड्यू आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 3rd सेमेस्टर में पढ़ाएगा। बेसिकली आपको क्रक्स याद होना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। आप बेसिकली प्रियम्बल के क्वेश्चंस आते हैं, आप प्रियम्बल याद कर लो। और ऐसा तो है नहीं कि ड्यू सिर्फ सिविल एस्पिरेंट्स का ही होता है, और भी पार्ट होता है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होती है, करंट अफेयर्स होते हैं, लीगल होता है, लीगल पार्ट भी होता है। तो बेसिकली उनका फोर्टे पॉलिटी है, तो नो डाउट उनको की एज है। आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और याद करो। और बेसिकली जो मैं दोबारा कहूंगा, आप कंटिन्यूस रिवीजन करो। अगर आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, पास 10 ईयर अटेम्प्ट किए हैं, और बेसिकली जो मैं एक स्ट्रैटेजी आपको बताना चाहूंगा जो बेस्ट है, सपोज आपको पास्ट ईयर में क्वेश्चन आया रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो आप सारे सेक्शन आर्टिकल वो याद करो जो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेक्शन है रिगार्डिंग अमेंडमेंट, आप अमेंडमेंट्स याद कर लो। अभी आपका 370 है, तो 370 आपको डीप में नहीं पढ़ना, बस ये याद करो कि 370 क्या कहता है, कौन से स्टेट इफेक्ट होते हैं, सिंपल। सो बेसिकली आपके पास एज अभी भी है अगर आप क्रक्स पढ़ो और ये याद रखो कि हमारा कौन सा पार्ट क्या कहता है। एंड डीप नॉलेज नो डाउट मैं सजेस्ट तो सबको करता हूँ कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत डीडी बासु पढ़े पूरे साल, लेकिन एंड के 10 दिन में उनके पास भी 10 दिन है, आपके पास भी 10 दिन है, वो भी रिवीजन करेंगे, आप भी रिवीजन करो। और नए टॉपिक्स पॉलिटी में जो कभी भी डीएलएलबी में नहीं पूछे गए या 10 साल में एक बार भी पूछे गए, तो उस पर आप कभी भी पूरा एम्फेसिस करके नए टॉपिक्स अभी मत उठाओ। बसंत, इसी के साथ एक और क्वेश्चन जो कि बच्चे मेरे से अक्सर पूछते हैं वो है अबाउट द मैथ एंड रीजनिंग। बिकॉज अभी तो देखो 20 दिन बचे हैं, हमें नहीं पता किस बच्चे ने क्या तैयार किया है, बट एक ऐसा बच्चा जिसको मैथ रीजनिंग नहीं आता या फिर जिसने अभी तक उसको करा नहीं, उसको सोल्व नहीं किया, तो क्या इस टाइम पर आकर के उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर उसको इसे कम्प्लीटली लीव करना चाहिए? लाइक व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? सो देखो, डाटा पे जाएंगे, ट्रेंड्स के हिसाब से मैथ्स के पिछली बार 4 क्वेश्चन आए थे, 4-5 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी हर बार 4-5 क्वेश्चन, लाइक कंबाइन दोनों को मिला करके 5 to 6 आते। ठीक है। और इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश में वोकैबुलरी भी, सो बेसिकली हम 15 क्वेश्चंस को देख रहे हैं। सो आप कैसे दे सकते हो कि आपको 15 क्वेश्चंस 15 into 4 60 मार्क्स आप कैसे छोड़ के आ सकते हो? नो डाउट आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है टेक्निकल, लेकिन आपको इतना मिनिमम करना है कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ। ड्यू चाहता है कि हमारे पास एक एक्सपीरियंट आए, जो एक बंदा है वो टेक्निकली मैथ्स में स्ट्रॉन्ग ना हो लेकिन उसे कॉन्सेप्ट्स पता हो। सो बेसिकली मैं ये कहूंगा, अगर आपके पास 10-20 दिन है, आप पास्ट ईयर लगाइए, उसमें जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, सीरीज होती है, सीरीज का क्वेश्चन आ गया, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आ गया, आप पास्ट ईयर ही करिए। नो डाउट अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो नो डाउट आपको एक एज देता है, लेकिन बेसिकली आप पास्ट ईयर ही करेंगे और पास्ट ईयर के कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करेंगे। एंड बेसिकली मैं आपको मास्टर टिप ये दूंगा कि पेपर 2 घंटे का है, आप जो आपका जो नॉलेजेबल पार्ट है वो 1 घंटे का है, आपके पास 1 घंटा बिल्कुल फ्री है। एग्जैक्टली। तो अगर आपको मैथ्स आता है नो डाउट आप अटेम्प्ट करिए, रीजनिंग नहीं आती, मैथ्स नहीं आती, आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है। आधे घंटे में आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, दैट इज 3 minutes पर क्वेश्चन। आप आराम से उसका कॉन्सेप्ट समझिए, नहीं तो एलिमिनेशन मेथड से देखिए, नहीं तो आप अपने जो मैथ्स में लोग बहुत लोग करते हैं आंसर को ही क्वेश्चन में डाल देते हैं, वो एक्स पूछता है तो ऑप्शंस को ही क्वेश्चन में डाल के देखते हैं कि किससे वैल्यू आ रही है। सो बेसिकली मैं ये कहूंगा कि
ये अप्रोच बिल्कुल भी मत रखिए कि हम बिल्कुल ही छोड़ के आएंगे। आपको अटेम्प्ट करना है, आपको एलिमिनेट करना है। आपको 10 में से 10 नहीं करने, आपको 10 में से 5, 10 में से 6 करने हैं। कॉज आप एक सिग्निफिकेंट क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं जिसमें कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है। तो आप एक बैलेंस अप्रोच रखिए, किसी से हेल्प लीजिए, ऑनलाइन वीडियोस देखिए और बेसिक मैथ्स आप याद करिए, उससे आपको एक एज मिलेगी। ओके, ये हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमन तो नहीं है, बिकॉज यू नो टीडीयू के अंदर जो 85 to 90% पीपल होते हैं, दे आर फ्रॉम द इंग्लिश बैकग्राउंड, लाइक बट कहीं ना कहीं एक छोटा तबका ऐसा भी होता है, करीब 5 से 10% जो कहीं ना कहीं हिंदी बैकग्राउंड से आता है। और मेरे को बहुत बार ये पूछते हैं कि भैया आई डोंट हैव एनी बैकग्राउंड इन द इंग्लिश, सो आई एम नॉट एबल टू सोल्व इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। एंड यू नो कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वैसे भी लाइक एक नॉर्मल व्यक्ति को भी थोड़ा सा टफ तो होता ही है। तो एक ऐसा बच्चा जो कहीं ना कहीं हिंदी बैकग्राउंड से है, जिसको इंग्लिश में बहुत ज्यादा कमांड नहीं है, वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट फील करता है कि मैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाऊंगा। सो उस केस के अंदर मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि प्रीवियस ईयर करके जाओ एटलीस्ट। सो इसके अलावा इफ यू वुड लाइक टू सजेस्ट एनीथिंग टू दोस गाइज हु आर बेसिकली फ्रॉम द हिंदी बैकग्राउंड। सो डीयू एक पार्शियल सिस्टम नहीं है, वो हिंदी, इंग्लिश और भी कोई रीजनल लैंग्वेज है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। मीडियम ऑफ इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम है, इंग्लिश ओनली मीडियम है। सो बेसिकली देखो, आपको ये तो आप एक लॉयर, आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। देखो इंग्लिश में आपको कमांड तो एक रिस्पेक्टेबल लेवल तो आपको चाहिए कि आप एक जजमेंट पढ़ पाओ। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा, अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो आप इंग्लिश में देखिए स्टैटिक और जीके तो आप करिए, वो तो आप देखिए समझ जाएंगे कि इंपॉर्टेंट वर्ड क्या कह रहे हैं। और सेक्शन तो हिंदी इंग्लिश में सेम ही होते हैं, 36, 36 दोनों सेम ही होते हैं। अब बेसिक बात कॉम्प्रिहेंशन का है। देखो कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता मत करो, 5 क्वेश्चन जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन करना है उसकी एक बेसिक स्ट्रेटेजी भी बता देता हूँ। आप पहले 5 क्वेश्चन पढ़ लो, 5 क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, फिर आप कीवर्ड्स देखो कॉम्प्रिहेंशन, फिर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो। कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता आप एंड में करो, और कॉम्प्रिहेंशन में आप ये देखो कीवर्ड्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक अर्थ का आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आपने कीवर्ड्स ढूंढ लिए, फिर आप वो कीवर्ड्स ढूंढ रहे हो। एक स्टोरी राइटिंग आ गई, तो आपने वो स्टोरी राइटिंग में क्वेश्चन का कीवर्ड ढूंढ लिया और उस पैराग्राफ में कीवर्ड तो ढूंढ रहे हो। आप नहीं समझ पा रहे, नो डाउट, आप कीवर्ड से क्वेश्चन सॉल्व करने का अटेम्प्ट करो। और बहुत बार ऐसा नहीं होता, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना जरूरी है। कई बार क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द सिनोनिम एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड, है ना, व्हाट इज द पर्सन सेइंग, एक फैक्चुअल नॉलेज आ गई, हाउ मेनी एलिफेंट्स वर देयर इन द रूम। समझ रहे हो? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसे डर मत बिठाओ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट टफ होते हैं, जो आपको कॉम्प्रिहेंड करने पड़ते हैं। नहीं आता तो कोई नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना, जो क्वेश्चन हम कर सकते हैं उस पर करो। और हिंदी में ऐसा कोई नहीं है कि आपको हिंदी आती है तो आप एक इंग्लिश वाले से कम हो। फैक्ट सेम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोर्सेज दोनों के लिए बराबर हैं। जो इंग्लिश में टफ क्वेश्चन आए वो मत करो, जो आपको फोर्टे, आपको कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, उस पर आप ज्यादा एम्फेसाइज करो। बिल्कुल ट्रू बताया बसंत ने। सो मैं भी ये बोलूंगा कि कई बार क्या होता है कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है उसमें बेसिकली 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 5 में से 3 कहीं ना कहीं मतलब मॉडरेट तक होते हैं जो बच्चा कर सकता है, तो 2 टफ होते हैं। तो जो टफ है उनको मत करो, 3 करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 के 5 छोड़ दिए और पूरे के लाइक You should give it a try. एटलीस्ट Give it a try. Respectable time दो, चाहे एंड में करो, लेकिन give it a try. बिल्कुल ही छोड़ के नहीं आना। एंड इसको एंड में करो, इसको स्टार्टिंग में मत लेके बैठो कि बिल्कुल स्टार्टिंग से कॉम्प्रिहेंशन कर दिया। गिव इट लाइक लास्ट में करो, पहले बाकी जो आता है उसको करो, इन दी एंड इसको करो, ठीक है। इसी के साथ मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बसंत, वो है अबाउट दी मॉक। क्योंकि काफी बच्चे आजकल, आपने भी देखा होगा मार्केट के अंदर क्या हो रहा है कि मैनी पीपल आर बाइंग द मॉक बुक, जो एक बुक के फॉर्म में मॉक होता है, वो बच्चे कहीं ना कहीं बाय कर लेते हैं। आई डोंट नो वेदर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ गाइडेंस और व्हाट, दे बेसिकली बाय अ बुक। उसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं, बट वो कहीं ना कहीं एक बात ये भूल जाते हैं कि इन द एग्जाम, दिस इज द एग्जाम विच यू हैव टू अटेम्प्ट ऑन द सिस्टम, ऑन द पीसी। तो बुक से तो आपका काम होगा नहीं, तो यू शुड एटलीस्ट गिव अ मॉक जहां पर आपको प्रॉपर 2 घंटे का टाइम मिले, जहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग हो, एंड यू शुड हैव द एटमॉस्फेयर ऑफ एन एक्चुअल एग्जाम। सो कहीं ना कहीं आप अगर बुक से सोल्व करते हैं तो वो तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि बुक में आपको पता है नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी नहीं, कुछ आपका होगा नहीं। सो I feel very bad for the students who basically, I don't know whether because of our post or something they choose this, but this is very misguiding.
सो आपका क्या कहना है अबाउट द मॉक एंड रेलेवेंसी ऑफ मॉक अबाउट दिस? आप एक पॉइंट और भूल गए, बुक कब पब्लिश हुई है और हम पेपर कब दे रहे हैं। एग्जैक्टली। जब आपने बुक खरीदी होगी 2 साल पहले, सुप्रीम कोर्ट की जजेस की स्टैंड तो कुछ और होगी, अभी स्टैंड कुछ और है। तब वहां पे जजमेंट कुछ और थी, अभी जजमेंट कुछ और है। हाँ 2 साल पहले की बुक आप उठा लोगे तो आप अपना भी लॉस कर रहे हो, जो लीगल डेवलपमेंट चेंज हुई है उसका भी लॉस कर रहे हो। आपके पुराने बुक में 103 अमेंडमेंट होगी, अभी 104 हो चुकी है, लेकिन जिसको नॉलेज नहीं होगी वो एग्जाम में 103 ही करके आएगा। वहां पे अभी भी 370 कश्मीर में लग रहा होगा, अभी नहीं लग रहा। तो पुरानी बुक तो कभी भी इशू नहीं करना, ऑनलाइन करो। मयंक के मॉक टेस्ट है, किसी के भी मॉक टेस्ट है, ऑनलाइन अटेम्प्ट करो, माउस चलाना सीखो, मार्क फॉर रिव्यू सारे सिस्टम सीखो। करंट अफेयर्स जो भी बुक है हमेशा लेटेस्ट खरीदो, नहीं तो मॉक टेस्ट खरीदो, मंथ वाइज मॉक टेस्ट दो और उसको एनालाइज करो। बुक है नो डाउट, लेकिन बुक का ये एडवांटेज है कि वो कब पब्लिश हुई है और पब्लिश भी कितनी पुरानी हुई है और तब लॉस क्या थे। इसलिए मैं कहूंगा मॉक अटेम्प्ट करो। नो डाउट मॉक के लिए थोड़े पैसे खर्चने पड़ेंगे, लेकिन जब आपका एंट्रेंस हो जाता है क्लियर, थोड़े भी खर्चने पड़ेंगे, थोड़े भी नहीं खर्चने पड़ेंगे, लेकिन जब आपको ड्यू में आपकी एंट्री होगी, आप वहाँ पे अपने एलुमनाई को देखोगे, आपके नेटवर्क को देखोगे, तो कि उसके सामने कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो पता है आपको, जब आप ऐसी कोई बुक खरीदते हो तो आपको क्या होता है कि आपने 1 साल पहले एक बुक खरीदी, उसके अंदर करंट अफेयर वगैरह के कोई क्वेश्चंस होते नहीं है, और जब हम या फिर मैं या फिर कोई भी अदर क्रिएटर कोई आपको मॉक प्रोवाइड कराता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम वन गो पे कोई भी मॉक रिलीज नहीं करते। जैसे 10 मॉक है तो हम उनको एट अ टाइम गैप रिलीज करते हैं, सो दैट वी कुड include the current affair question. Similarly, in my mock test series, I have not uploaded mock 10 as of now. क्यों? क्योंकि मेरे को उसमें लेटेस्ट तक का करंट अफेयर अपलोड करना है, विच यू शुड प्रैक्टिस। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका बुक के अंदर नहीं हो पाता। एंड जैसा कि बसंत ने आपको बताया कि इट इज ऑल वर्थ टू इन्वेस्ट इन द मॉक, एंड आई एम प्रोवाइडिंग यू मॉक एंड एट द कॉस्ट ऑफ ₹350, विच इज लाइक वेरी अफोर्डेबल, so that nobody should be excluded from this system just because of the economic barrier. तो मैं तो यही बोलता हूँ मैसेज से कि इकोनॉमिक बैरियर आपके रास्ते में नहीं आना चाहिए। सो हम आपको 350 रुपए में 10 मॉक प्रोवाइड कराते हैं, विच आर मोर देन इनफ टू प्रिपेयर वेल फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, आप हमारे वेबसाइट पर आइए, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप इज अवेलेबल फॉर बोथ एंड्रॉइड एज वेल एज फॉर द iOS। द लिंक ऑफ ऑल दीज कोर्सेज एंड एप्लीकेशन इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वीडियो के एंड में उसको चेक कर सकते हैं। एंड देयर आर ऑल्सो सम फ्री कोर्सेज ऑन आवर वेबसाइट, ऑन आवर ऐप, especially the previous year. So before I will introduce my courses to you about the previous year which are free of cost, I would like to know the importance of previous year from Basant, because मैं तो हमेशा बोलता हूँ, कोई मेरे को कुछ भी बोले तो मैं तो हमेशा यही बोलूंगा कि previous year is the key and previous year is like a guiding factor, जो कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा कि आप कितना कितना प्रिसाइजली पेपर को गेस कर सकते हैं। एंड somehow previous year are basically repeated in the questions, अगर आप देखेंगे तो they repeat। ठीक है, सो मैं बसंत से पूछना चाहूंगा अबाउट द प्रीवियस ईयर इंपोर्टेंस एंड ऑल, कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। बिकॉज मेनी टाइम्स क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, दे जस्ट लुक 1 साल का, जैसे 2021 का प्रीवियस ईयर उठाया, देखा, बात खत्म, उसको भी अच्छे से एनालाइज नहीं करते हैं, दे जस्ट स्टडी पढ़ते जाते हैं। पता नहीं होता कि नॉर्थ जाना है साउथ, आप कितना भी दूर साउथ में चले जाओ, बट अगर आपकी डेस्टिनेशन ही नॉर्थ में तो आपका फायदा कुछ नहीं है। सो इस बारे में आप अगर हमें कुछ बता सकें। देखो मैं प्रिसाइज बोलूंगा, ऐसा कोई भी मेरा बैचमेट नहीं है जिसने मिनिमम 10 साल के प्रीवियस से ना लगा रखे हो, जिसको DOB में एडमिशन मिला हो। तो कोई भी बच्चा है मिनिमम 10 ईयर्स मैक्सिमम 15 ईयर्स बेसिक अवेलेबिलिटी अटेम्प्ट करने हैं, एनालाइज करना है। प्रीवियस ईयर से गेप पता चलता है कि DO हमसे क्या चाहता है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो हमें फॉलो करने हैं। एंड मेजरली जो दूसरी चीज़ है, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट जब आप सॉल्व करते हो आपको एक टेक्निक्स पता चलती है, व्हाट इज द एलिमिनेशन टेक्निक। 4 में से अगर मुझे 2 हटा सकता हूँ तो कैसे हटाने हैं, और 4 में से मुझे पता लग जाता है कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा मुझे सबसे वैलिड लगता है इसके अकॉर्डिंग। तो प्रीवियस ईयर से आपके 2 बेनिफिट्स होते हैं, एक तो जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, टॉपिक्स रिपीट होता है, उसमें भी बेनिफिट मिलता है। दूसरा आपको पेपर सॉल्विंग टेक्निक भी आती है। अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर या मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो उसमें आपको पता लग जाएगा कि मेरे 100 क्वेश्चन है, मैं 2 घंटे में कर पाता हूँ नहीं कर पाता, और कर पाता हूँ तो उसमें एक्यूरेसी क्या है और उसकी एफिशिएंसी क्या है। अगर आपने मयंक का मॉक टेस्ट एक लिया, उसमें आपने पॉलिटी के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 30 में से आपने देखा कि मेरे सिर्फ 10 ही आ रहे हैं, और मैथ्स में से आपके 100 में से 100 आ रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि पॉलिटी एक ऐसा पार्ट है जिसमें मुझे वर्क करना है। तो बेसिकली मॉक टेस्ट, प्रीवियस एनालिसिस, दे आर द 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।
और ऐसा तो है नहीं कि आपके पास टाइम नहीं है, एम्पल टाइम है। प्रीवियस ईयर ऐप में अवेलेबल है, बैंक के ऐप से डाउनलोड करो। किसी और यूनिवर्सिटीज के भी हैं, वो अवेलेबल हो जाएंगे, नहीं है तो और यूनिवर्सिटीज के अप्लाई करो। लॉ एक ऐसा फील्ड है जो स्टैटिक है, प्रेसिडेंट आर्टिकल सारे सेम ही हैं, जो 10 साल पहले थे अभी भी वही हैं। तो बेसिकली जो आपको पता है कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सेक्शंस, वो आपको प्रीवियस ईयर से ही मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर प्लस मॉक टेस्ट, ये आपका 90 to 80% एक श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी है DULB में एंटर करने की। So in the end, I would like to ask the last question from the Basant, and that is about the static GK and all, है ना, static GK, legal GK. So Basant will tell us कि इन 20 दिनों के अंदर आपको मोस्टली कहाँ पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं 20 दिन को लेकर के ही अपनी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। सो आप इस बारे का ध्यान रखेंगे, जिसने पहले से सब कुछ पढ़ रखा है उनके वेल गुड है, बट जो बच्चे जिन्होंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ भी रखा है, तो जो बसंत आपको बताएंगे आपको एटलीस्ट उतना करके जाना है, ठीक है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। सो बसंत प्लीज टेल अस अबाउट द स्ट्रेटेजी। सो बेसिकली पास्ट ईयर के एनालिसिस में देखो, पॉलिटी लीगल तो आपका स्टैटिक पार्ट है, वो आपने प्रिपेयर कर ही रखा होगा, आप उसको डेली रिवाइज करो। हम आपको इम्पोर्टेंट चीजें बता रहे हैं करंट अफेयर्स की और इम्पोर्टेंट एक्ट्स जो आप इन 10 ईयर में कर सकते हो बिसाइड प्रीवियस ईयर एंड मॉक टेस्ट। जो सबसे पहला है रीसेंट अमेंडमेंट्स। रीसेंट अमेंडमेंट्स कौन से हुए, आप कहते हैं अमेंडमेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट है, शुरू के 10, आखिरी के 10 और बीच के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्टिकल जैसे 42 हो गया, आपका पंचायती राज वाला हो गया, वो इम्पोर्टेंट है। अमेंडमेंट्स याद करो, कौन सी गवर्नमेंट लाई, उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या थे। SC के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट है, लास्ट 1 ईयर के इंपॉर्टेंट है, नॉन कंट्रोवर्शियल। ये याद कर रखो कि कौन से जज ने दिए हैं, कौन से लॉज को इफेक्ट होते हैं, और प्रीवियस ईयर जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है वो। फिर उसके बाद तीसरे पावर आता है रीसेंट अपॉइंटमेंट्स। जो हमारे रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का आपका चेयरपर्सन हो गया, आपका पार्लियामेंट्री कमेटी हो गया, उसका चेयरपर्सन हो गया, बस नाम याद करना है आपको। उसके बाद आ जाता है आपका रीसेंट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग आपका जो स्टैटिक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स हो गई आपकी, नेशनल डांस हो गया, नेशनल सिंबल हो गया, आपका जो नेशनल फ्लैग है उसे किसने बनाया, वो नेशनल एल्बम है अशोका, वो कहाँ से आया। अभी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं, उसमें क्या क्या चीजें आई हैं, नहीं क्या क्या चीजें हटी हैं। आपका चीता का अभी एग्जाम्पल जैसे मैं बता दूं, आप ये एग्जाम्पल आपका चीता का है, तो आप चीता को कैसे प्रिपेयर करोगे, आप ऐसे प्रिपेयर करोगे, आप याद रखोगे चीता है, वो चीता कहाँ से आए हैं, नाम्बिया से आए हैं। कौन लाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई है। हमारे कौन से मिनिस्ट्री के अंदर ये प्रोजेक्ट आता है, इसमें कौन से स्टेट में जी, मध्य प्रदेश में। लाए किसे हैं जी, इस एयरप्लेन में लाए। तो बेसिकली आपको ये क्रक्स याद करना है रीसेंट डेवलपमेंट्स का। नेशनल पार्क्स एक लिस्ट बना लो, नेशनल डांस बना लो और स्टेट डांस बना लो, और उसके बाद स्टेट एंड कैपिटल बना लो। ये तो शॉर्ट है जिसमें क्वेश्चन हमारे आने ही आने। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट है वो अवार्ड्स और यूनाइटेड नेशन अवार्ड्स। क्या क्या करने हैं जी, अवार्ड्स को नेशनल अवार्ड याद करने हैं कि फिल्म फेयर किसको मिला, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस नेशनल अवार्ड किसको मिला, पद्म विभूषण भारत रत्न किसको मिला, अर्जुन अवार्ड खेल रत्न किसको मिला। ऐसे नेशनल अवार्ड याद करो। ग्लोबल में देखो, मैं इतना बोलूंगा, ग्लोबल में पहले तो आप स्पोर्ट्स इवेंट याद कर लो, वो याद करो। उसके बाद जो ग्रैमीज अवार्ड होते हैं वो याद कर लो, वो इनफ है। और यूनाइटेड नेशंस में आपको डीप में नहीं जाना। जो यूनाइटेड नेशंस है वो इंटरनेशनल लॉ का एक पार्ट है। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस में आपने याद कर लिया कि उसकी लीगल बॉडीज क्या हैं, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, ये IMF इनके हेडक्वार्टर्स क्या हैं, ये याद कर लो। यूनाइटेड नेशंस में रिसेंट ऐसे करंट अफेयर्स में ऐसे कुछ नहीं आता जो इंटरनेशनली हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन के कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, आपको इतना डीप में नहीं आएगा, लेकिन आप ये याद रखो कि यूनाइटेड नेशन से इंडिया में क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंडिया की यूनाइटेड नेशन में अचीवमेंट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू पीस कीपिंग फोर्स, तो उसका कितना % है। इंडिया यूनाइटेड नेशन का आपको कनेक्शन पढ़ना है बेसिकली, जो करंट अफेयर्स में पढ़ना है। और कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने आपको बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ लो, बेसिक चीजें पढ़ लो। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ लो, वो याद कर लो। कॉन्स्टिट्यूशन का जो 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं कि इंडिया ने कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कहां से बोरो किया है। फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी हमने जर्मनी से बोरो की है, स्टेट प्रिंसिपल आयरलैंड से फॉलो किए हैं। आप ऐसे याद कर लो बेसिक फीचर्स।
एंड दैट इज इनफ। अब बाकी देखो कुछ एज, मैं आपको एग्जाम टिप भी देता हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने कभी जिंदगी में नहीं पढ़े होंगे, वो आपके लिए भी टफ है, हमारे लिए भी टफ है, इनफैक्ट डीओ की टीचर्स के लिए भी टफ ही होगा वो। सही। कुछ ऐसी चीजें वो इतनी डायरेक्ट पिन पॉइंट पूछेंगे ना कि आर्टिकल 296 क्या कहता है या आईपीसी का 36 क्या कहता है, देखो आपको भी नहीं आते होंगे, वो हमें भी नहीं आते होंगे, इवन रैंक फर्स्ट को भी नहीं आते होंगे। वो क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग के लिए और आपके टाइम वेस्ट के लिए है। जो आपको लगता है कि नहीं आते, बेटर है कि उसे छोड़ दो, cause 0 is greater than -1 always। So that's all in the today's video and I hope guys कि आप लोगों को इस सेशन से काफी हेल्प मिली होगी एंड इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है जैसा बसंत ने बताया। आप अपने पास से अगर कुछ चाहें तो इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। दिस स्ट्रेटेजी इज नॉट द वाटर टाइट कि आप इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं कर सकते, बट दिस इज द मोस्ट आइडियल स्ट्रेटेजी विच यू शुड फॉलो। एंड हमेशा एक बात को याद रखना कि डीयू का कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है। सो हमने जो भी बताया, वी हैव जस्ट टेल दिस अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ द पास्ट ईयर एंड एनालाइजिंग ऑल ऑफ देम, ठीक है। बट कहीं ना कहीं हम मान करके चलेंगे कि डीयू विल बी सिमिलर टू दैट। और क्योंकि एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है, सो आप लोग काफी नर्वस हैं, तो एक हाइपोथेटिकल डेट अपने दिमाग में रखो। इसको 5 अक्टूबर या फिर 10 अक्टूबर कुछ भी ले सकते हो, एक हाइपोथेटिकल डेट मानो और उसी के लिए तैयारी करो, ठीक है। अदरवाइज आपकी तैयारी कभी पूरी नहीं होगी। That's all in the today's video and I'll see you guys in the next video. Thank you Basant for having here. Thank you so much. And I'll see you guys in the next video, some another guest. Okay, thank you. Have a good day ahead. Bye.